गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। अब हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपकी करियर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड अप है। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट किस चीज़ के ऊपर वर्क करेगी, क्या क्या आपको बताएगी, तो हम देखते हैं उस चीज़ के अंदर। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का जो मेन काम है आपका, वो काम क्या है आपका? वो काम है आपको फाइनेंस की जानकारी दिलवाना, फाइनेंस अवेलेबल करवाना। तो इसके अंदर जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो किससे रिलेट होगा? वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड मार्केट के बारे में पढ़ रहे हो तो फाइनेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, आपके बुक में जो सीक्वेंस चला हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, हम अपार्ट फ्रॉम द बुक सीक्वेंस चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम द बुक सीक्वेंस चलेंगे तो आप आ जाइए अपने पेज नंबर 76 पे। अब आप आ जाइए अपने पेज नंबर 76 पे। जो हमें पढ़ना है वो क्या है हमारे पास? टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में हमें पढ़ना है। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम डील करते हैं और किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे हो सकते हैं। ठीक है जी, 1 सेकेंड, अभी मेरा PDF में पेज खुला नहीं है। तो हमारी जो मार्केट है पेज नंबर 76 से स्टार्ट कर लेना। बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। अब कैपिटल मार्केट के अंदर कंपनी का कैपिटल कैसे जाएगा, उन सब चीज़ों की बात होती है। अब कैपिटल हम दो तरह की ले सकते हैं, ओन्ड कैपिटल यानी कि जो हमारा खुद का पैसा है, या फिर बोरोड कैपिटल जो दूसरों से उधारी मांगी हुई है। जब हमें ओन्ड कैपिटल बढ़ानी होती है तो हम डील करते हैं शेयर मार्केट में, और जब हमें बोरोड कैपिटल बढ़ानी होती है तो हम डील करते हैं डिवेंचर मार्केट के अंदर। तो यानी कि शेयर कैपिटल, शेयर कौन सा है? जो हमारी खुद की कैपिटल है। और डिवेंचर मार्केट मतलब डिवेंचर कैसा है? जो हमारी मार्केट नहीं है, वो कहाँ की है? वो बाहर की मार्केट है। तो शेयर और डिवेंचर के अंदर नीचे आ जाओ टाइप्स ऑफ शेयर, यानी कि आपके नेक्स्ट पेज पे होगा टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। टाइप्स ऑफ शेयर में पहला शेयर है आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो कोई भी आपके कॉर्पोरेट्स हैं, कोई भी कंपनी है। अब उस कंपनी में क्या होगा? उस कंपनी में कुछ एसेट होगी ना, कुछ नेटवर्थ होगी उसकी। एक कंपनी है 1 करोड़ की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है, 10 लाख की भी हो सकती है। अब कंपनी की टोटल वैल्यू को अगर मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूँ, मान लो मुझे एक कंपनी है 10 लाख की, अगर उसके छोटे छोटे हिस्से करने हो, मान लो मैंने 10 रुपये का एक हिस्सा किया, तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 1 लाख। 10 लाख को 10-10 रुपये में डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने हो गए हमारे? 1 लाख हिस्से हो गए। तो उस 1 लाख हिस्से को ना मैं 1 लाख शेयर में कन्वर्ट कर देती हूँ। हिस्सा शेयर बोल सकती हूँ ना, शेयर हिस्सा। तो उसको मैं 1 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, यानी कि पर शेयर हैज़ सम ओनरशिप इन इट। हर एक शेयर में कुछ ओनरशिप होती है। अगर मैं कंपनी की ओनरशिप बांट रही हूँ तो पैसा किसका? ओनर्स का। ओनर्स कौन? मालिक। यानी कि सीधा साधा कंपनी में किसका पैसा लग रहा है? मालिकों का पैसा लग रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो होल्डर होते हैं शेयर्स के, वो कौन होते हैं? वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। सेकेंड लाइन में है, तो शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। रियल ओनर्स क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने कंपनी का शेयर परचेज किया है, कंपनी का हिस्सा परचेज किया है। कितना भी परचेज कर सकते हैं। 10 रुपये दोगे तो 1% वाला हिस्सा आएगा आपके पास, यानी कि 10 लाख का 10 रुपये दिया आपने तो कितना हिस्सा आपका आया? जितना भी आया बना आपका। ठीक है, उसके बाद जितने जितने आप शेयर परचेज करते रहोगे ना, उसी हिसाब से आपकी परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी। तो जिस हिसाब से आपकी परसेंटेज इंक्रीज हुई तो वो आपके ओनर्स बनते जाएंगे। अब जिस बंदे के पास एक शेयर भी है ना, वो भी कंपनी की ओनरशिप में हिस्सेदारी रखता है। वो भी बोलेगा एक ईट तो मेरी भी है इस कंपनी में, तो वो भी क्या है? रियल ओनर्स है। चाहे हिस्सा कितना ही हो, लेकिन हिस्सा तो है। तो हिस्सा कहाँ पे बटेगा आपका? ओनरशिप बटेगी। तो जब भी किसी कंपनी के शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं ना, तो उस कंपनी की ओनरशिप ट्रेड हो रही है। यानी कि मान लो पहले शेयर था मनीषा के पास, अब मनीषा से चला गया निकिता के पास, तो क्या हुआ? मनीषा से उस कंपनी की ओनरशिप किसकी हो गई? निकिता की। पहले मनीषा ओनर थी, अब कौन ओनर है? निकिता ओनर है। निकिता ने ट्रांसफर किए महक को, अब कौन ओनर है? महक। ऐसे 100 आगे आगे ट्रांसफर होते रहे, तो जितना ट्रांसफर होगा उसे उतनी बार आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होती रहती है। तो बोलता है अब मालिकों का अपनी कंपनी पे हक चलता है या नहीं चलता? तो दे हैव कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की वर्किंग के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है उनका। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग इट टू द प्रेफरेंस शेयर। क्या बोलता है? अब जो शेयर्स है ना हमारे पास, वो भी 2 टाइप के होते हैं, लिख लो चाहे। शेयर्स जो हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा इक्विटी शेयर्स, दूसरा है हमारा
प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, होते ही शेयर ही हैं। अब इन्हें नाम क्यों दिया हुआ है दो अलग अलग? इक्विटी कॉमन शेयर्स, मतलब कॉमन ओनर्स हैं, सारे के सारे ओनर्स हैं। प्रेफरेंस वो शेयर जिन्हें कॉमन शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें सब चीज़ पहले मिलती है बड़ों से, वैसे ही ये मान लो कंपनी के छोटे बच्चे हैं, छोटे ओनर्स हैं, इन्हें हर चीज़ क्या मिलेगी? पहले मिलेगी। यानी कि कंपनी में डिविडेंड बंटने की बारी आई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले आ जाएंगे, हमें डिविडेंड दो। कंपनी में कुछ भी प्रॉफिट बचता है, एक्स्ट्रा सरप्लस बच रहा है, ये पहले आ जाएंगे। अगर कंपनी को पेमेंट करना है, यानी कि अगर मान लो कंपनी अपने शेयर होल्डर का पेमेंट लौटाती है, तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट पहले मिलेगा, ठीक है। अब बोलोगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर छोटे तो एक बताने के लिए थी, छोटा तो एक डेफिनेशन, जैसे घर में छोटा बच्चा होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है, वैसे ही जो कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसको प्रेफरेंस मिल सकती है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को याद करने के लिए बोल सकते हैं कि छोटा बच्चा है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करते हैं, कंपनी जब शेयर्स निकालती है ना, तो उसके ऊपर कुछ राइट्स बांटती है, ठीक है। अगर कंपनी ने बाइफरकेशन किया कि मैं तो इक्विटी शेयर्स दे रही हूँ, यानी कि सारे के सारे मेरे लिए बराबर है, किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दूंगी, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं, मान लो कुछ यूनिक शेयर होल्डर ऐसे हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो पहले पेमेंट लूँगा, अपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गए, तो आप क्या चाह रहे हो? हर चीज़ पे प्रेफरेंस चाह रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आइडिया है, मतलब हर चीज़ के ऊपर प्रेफरेंस मिलने का। तो आगे क्या बोलता है ये, इसी के अंदर आ जाओ बुक के अंदर। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और ये रेट्स ना कहीं लिखे नहीं हुए, कंपनी को जिस हिसाब से प्रॉफिट होगा उस हिसाब से बांट देगी। यानी कि आपने कंपनी की ओनरशिप में इन्वेस्ट किया, यानी कि कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस का प्रॉफिट भी किसका होगा? ओनर का ही होगा ना। तो ऐसा तो है नहीं प्रॉफिट 1 लाख ओनर का है, मैं तो 2 करोड़ दे दो, नहीं, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही मिलेगा। तो प्रॉफिट के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड सारा का सारा प्रॉफिट भी उठाकर दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है हम बोलते हैं कि ना आधा प्रॉफिट तो बिजनेस में रखेंगे, आधा प्रॉफिट बांट देंगे, किसी भी रेट पर दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या है, दे मे बी पेड अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड और दे मे नॉट गेट एनीथिंग। या तो उन्हें हायर रेट ऑफ डिविडेंड दिया जा सकता है, या ये भी बोल सकते हैं कि इस साल हम कोई डिविडेंड इशू नहीं करेंगे। मतलब डिविडेंड देना कंपनी की मजबूरी नहीं है, कंपनी का ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो दे, कंपनी चाहे तो ना दे, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इक्विटी शेयर इज अ मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनी गिविंग इन्वेस्टर। अच्छा, अपना पैसा सबसे बढ़िया होता है, दूसरों का पैसा बढ़िया होता है, हड़पना हो तो दूसरों का, वैसे अपना पैसा। तो बोलता है कि जब भी कंपनी खोलते हैं तो जितना पैसा अपना हो उतना बढ़िया होता है। सो इक्विटी शेयर इज द मेन सोर्स, यानी कि जब अपने ही लोग पैसा नहीं लगाएंगे तो बाहर वाला क्यों लगाएगा? तो मेन सोर्स कहाँ से आएगा? इक्विटी से। इक्विटी कौन है? रियल ओनर्स। तो किसी भी कंपनी को फाइनेंस चाहिए तो वो मांगती है इक्विटी शेयर होल्डर से, और बदले में फिर क्या देगी? अब आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो आपको क्या चाहिए? राइट टू वोट, कंपनी में डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू क्लेम ऑन एसेट। क्या देते हो? मैं तो कंपनी का ऑनर हूँ, ऑनर हूँ, ऑनर हूँ। कुछ देते तो हो नहीं तुम मुझे, किस चीज़ का ऑनर हूँ? मैं नाम का ही ऑनर हूँ बस। तो नहीं, आपके पास राइट टू क्लेम भी होना चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आर ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड। क्या बोलता है आपके पास? तो हमारे जो इक्विटी शेयर्स है ना, कैपिटल, अपने +1 +2 में अकाउंट्स पढ़ा है, बनाए हैं? चलो बस एक ने नहीं बनाए, बाकी ने बनाए ना +1 +2 में अकाउंट्स बनते थे ना, तो किस फॉर्म में बनते थे? वो टी बिल में या फिर आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनते थे। उसमें क्या होता था? सबसे पहले आपका लाइबिलिटी और कैपिटल साइड आता था, मतलब कितना पैसा किसी से लेना है, कितना पैसा नहीं, कितना पैसा किसी को देना है और कितना पैसा हमारा खुद का है, सारी के सारी लाइबिलिटीज और कैपिटल आती थी। जब कैपिटल वाला पोर्शन बनाते थे ना, तो उसमें लिखते थे इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, लिखते थे ऐसा। जब इक्विटी कैपिटल लिखते थे उसमें बड़े सारे पॉइंट्स बनवाए थे हमसे, वो लाइनें लगवाती थी, मैडम हेडिंग बनाओ, फिर हेडिंग के नीचे नंबरिंग लिखो। तो पहली हेडिंग किसकी होती थी? ऑथराइज्ड कैपिटल की। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? टोटल कैपिटल। अब मैंने क्या बताया था आपको, मान लो जी कंपनी की एसेट्स कितनी है? 10 लाख रुपए की, 10 लाख की एक नेटवर्क है कंपनी की, आपने कितने शेयर्स में बांट दिए? आपने 1 लाख शेयर में बांट दिए। 1 लाख शेयर कितने वाली? 10 रुपए वाली, ठीक है। अब कंपनी चाहे तो 1 लाख शेयर इशू कर दे, कंपनी चाहे तो उसमें से कम भी इशू कर सकती है, यानी कि वो अपनी मैक्सिमम कैपिटल बता सकते हैं कि मेरी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी। मान लो कंपनी बोलती है कि मेरी मैक्सिमम कैपिटल होगी 50 लाख, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 50 लाख। उसमें से जितने लोगों को इशू कर दिए,
यानी कि जितने शेयर एक्चुअल में लोगों ने होल्ड कर रखे हैं वो क्या होगी आपकी इशूड कैपिटल। तो वो कहाँ आएगी आपकी इशूड कैपिटल में। एक्चुअल में जो आप कंपनी की नेटवर्थ होती है वो इशूड कैपिटल होती है। ऑथराइज्ड क्या होती है, ऑथराइज्ड आपका लेवल होता है कितना बढ़ा सकते हैं। मान लो आप अभी 4 घंटे पढ़ते हो तो वो 4 घंटे है आपका इशूड टाइम, ये तो आप कर ही रहे हो ना, एक्चुअल आपका स्टेमिना है ये, लेकिन आप कर सकते हो उसे 8 घंटा, ये भी स्टेमिना आपके पास है। तो आपका ऑथराइज स्टेमिना कितना है 8 घंटे और आपका इशूड स्टेमिना कितना है 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स आपने इशू किया हुआ है। अब इशू में आता है, मान लो कंपनी ने 1 लाख में से 50,000 शेयर इशू कर रखे हैं। अब जनता ने जब शेयर खरीदे 50 में से 48 खरीदे या 39 खरीदे 49 खरीदे, तो कितने भी नंबर ऑफ शेयर कर सकती है, वो फुल्ली भी सब्सक्राइब कर सकती है और वो पार्टली सब्सक्राइब भी कर सकती है। तो जितने भी शेयर सब्सक्राइब किए जाते हैं वो कहाँ आते हैं आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। इतना क्लियर। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मान लो लोगों ने वादा कर लिया कि 50,000 के वो 50,000 शेयर ले लेंगे, तो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी कितने आ गए 5 लाख के रुपए आ गए। 50,000 शेयर इंटू 10 5 लाख रुपए। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है वो पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कितना, लोगों ने वादा तो किया था 50,000 का, यानी कि 5 लाख रुपए देने का, अभी दिए 2 लाख रुपए ही हैं, तो कैपिटल में कितना डालो, पूरा 5 लाख या उससे कम डालो जितना एक्चुअल मिला है। तो जितना एक्चुअल मिला है वो आपका आएगा पेड अप के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे आपका पेड अप कैपिटल। तो अभी जो कैपिटल डिसाइड हुआ ऑथराइज में क्या आएगी मैक्सिमम लिमिट, इशूड में क्या आएगी जितना आपने पब्लिक को इशू किया है, सब्सक्राइब्ड में क्या आएगा जो लोगों ने खरीदने का वादा कर लिया है, जो लोगों ने अप्लाई कर दिया है, सब्सक्राइब कर लिया जिस चीज़ को। चैनल सब्सक्राइब करते हो मतलब अप्लाई करते हो, उसी तरह से जब इशू करते हैं तो उसको भी सब्सक्राइब किया जाता है। सब्सक्राइब के बाद जितना वो पेमेंट करेंगे उतना पेड अप, यानी कि इन्फॉर्मेशन सारी लिखी जाएगी बैलेंस शीट में, ऑथराइज कितनी थी, इशूड कितनी थी, सब्सक्राइब कितनी थी और पेड अप कितनी। इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस वाइज चलता है ये। ठीक है जी, तो इस तरह से चारों कैपिटल आपकी बुक्स में लिखी होती है, अकाउंट्स में लिखी होती है और इन 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। ठीक है, जो पैसा हम लोगों से नहीं मंगवाते उसको डालते हैं हम अनहोल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा नहीं मंगवाया जाता वो किस में होता है अनहोल्ड अप कैपिटल में, और जो पैसा लोगों से मंगवा लिया जाता है वो होता है होल्ड अप कैपिटल। मतलब मान लो शेयर था 10 रुपये का, मैंने लोगों से मंगवाया 7 रुपये, कि आपको पहले 7 रुपये का ही पेमेंट करना है, तो कोई एक आधा ही होगा जो 7 की जगह 10 का पेमेंट करेगा, बाकी सारे कितने करेंगे 7 का पेमेंट करेंगे। तो मेरा होल्ड कैपिटल कितना है 7 रुपीज़, अनहोल्ड कैपिटल कितना है 3 रुपीज़। ठीक है जी, अब 7 मैंने मंगवाए थे, 7 में से लोगों ने 6 पे कर दिए या फिर 7 के 7 पे कर दिए, तो उनका जो पेडअप होगा, मान लेते हैं कि लोगों ने सारे अच्छे थे 7 के 7 पे कर दिए, तो पेडअप कैपिटल कितना हुआ 7 रुपीज़। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है, आगे एक टर्म है आपका राइट बोनस और स्वेट इक्विटी। ठीक है, राइट इक्विटी क्या होता है आपका, राइट इक्विटी एक राइट है, एक्चुअल में एक अधिकार है। राइट इक्विटी तो उसका नाम है और राइट आपका अधिकार है। राइट इक्विटी लिख लो एक बार साथ में। राइट इक्विटी को आप प्री एम्प्टिव इश्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, प्री एम्प्टिव का अगर डिक्शनरी मीनिंग में बोलो तो इसका मतलब होता है प्रायर राइट। प्रायर राइट बोले तो पहला अधिकार। अब ये बोलता है कंपनी के पास क्या है, कंपनी की मेन कैपिटल कहाँ से आई थी, इक्विटी से। अब कंपनी में सबसे पहला पैसा किसने इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स। मान लो जी पहले शेयर होल्डर है इक्विटी शेयर होल्डर, अब कंपनी को दोबारा पैसे की ज़रूरत है, अब किससे मांगे, अब कोई नया ग्रुप ढूंढे या एग्जिस्टिंग से भी मांग सकती है, एग्जिस्टिंग से भी मांग सकती है। अब जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, वो कहता है जब तेरे को पहली बार पैसा चाहिए था तो इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, तो तू आया किसके पास, हमारे पास। अब तेरी कंपनी चल गई है, तुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा है, तो तू नए शेयर दूसरों को बेच रहा है। क्यों भाई, हम मर गए क्या, मतलब पहला अधिकार किसका होना चाहिए, आप ही का। यानी कि कंपनी दोबारा ओनरशिप बांट रही है तो दोबारा उनसे पूछो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, क्योंकि रियल ओनर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा होगा तो कौन नहीं चाहेगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो बोलता है जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाता है उसको बोलते हैं हम राइट इशू, या फिर राइट इक्विटी, या फिर प्रीएम्प्टिव इशू। ठीक है, क्लियर है इतना, पढ़ा हुआ था ये वैसे प्लस 2 में। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, बोनस इशू।
बोनस, बोनस क्या होता है? फ्री पॉइंट्स होते हैं, फ्री बाइज होते हैं। आपको जब भी कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हमारे लिए क्या होती है? वो बोनस होती है। ऐसे कंपनी क्या करते हैं, कंपनी के पास बढ़िया प्रॉफिट होता है ना, जब कंपनी से प्रॉफिट संभाले नहीं संभल रहा होता, तो कंपनी कहती है कि इस प्रॉफिट को मैं फ्री में बांट देती हूँ। किसको? अपने शेयर होल्डर को। बट पैसे की फॉर्म में नहीं बांटूंगी, शेयर की फॉर्म में बांटूंगी। तो शेयर की फॉर्म में फ्री कब होंगे? जब आपसे शेयर के पैसे ना लिए जाएं। यानी कि बोनस इश्यू में कंपनी क्या कहती है? अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए, मतलब कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर बांटती है। तो बोनस इश्यू में क्या होता है? फ्री शेयर बांटे जाते हैं। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो यानी कि कोई प्राइस लिया जाएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई प्राइस नहीं लिया जाता तो इसमें ना बस एक तरह से क्या होता है कि इधर की जेब से पैसा निकाल के उधर की जेब में डालना। कोई कंपनी को फायदा नहीं होता, क्योंकि और पैसा तो आया नहीं। एग्जिस्टिंग पैसे कोई कैपिटलाइज किया है तो पहले पैसा लिखा होता प्रॉफिट में, अब पैसा किस में लिख देंगे? कैपिटल के अंदर। तो आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, सिर्फ आपने क्या किया? अपने खुले पड़े हुए पैसे को बांध दिया, उसको कैपिटल में डाल दिया। खुला पड़ा होता तो खर्च हो जाता, अब उसको बांधने के लिए हमने क्या किया? बोनस बांट दिया, ठीक है। अगला क्या है? स्वेट इक्विटी। मैं इसको ना और डीप में नहीं करवा रही क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में उतना डीप है नहीं, ठीक है। अगला क्या है? स्वेट इक्विटी। स्वेट का मतलब होता है पसीना, इक्विटी मतलब शेयर्स, तो इसका मतलब हुआ है पसीने वाले शेयर्स। अब पसीना कौन बहाता है कंपनी में? वर्कर्स, एम्प्लॉयज निभाते हैं। तो जो पसीना बहाता है ना, तो उसको कंपनी शेयर देती है। अब पसीने के बदले में जो शेयर मिलते हैं वो आपको या तो डिस्काउंट पे मिलेंगे या फिर आपको किसी चीज़ के बदले में मिलेंगे, इन काइंड्स और इन डिस्काउंट। यानी कि इसका प्राइस नॉर्मल जो आम जनता को देते हैं उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पसीने का मान रखने के लिए आपने उनको शेयर दिए। जिन लोगों ने आपके लिए पसीना बहा है उन लोगों का मान रखने के लिए आप दे रहे हो, तो कुछ डिस्काउंट तो दो भाई, वरना जो दूसरों को देते हो वही उनको दे रहे हो, तो उनको क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो स्वेट इक्विटी किसको दिया जाएगा? अपने एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को जो इशू करे शेयर वो क्या है? स्वेट इक्विटी। और स्वेट इक्विटी इकलौते ऐसे शेयर्स है जो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मल पब्लिक को डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते, ठीक है। आगे क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विटी इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो शेयर्स है, कंपनी की नेट वेल्थ है, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी कि मैंने बोला कि 1,00,000 शेयर्स में बांटूंगी तो 1,00,000 का पर शेयर कितना हुआ वैल्यू? 10 रुपये। तो वो जो 10 रुपये है ना, वो उसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू, यानी कि कंपनी ने जो वैल्यू डिसाइड की होती है पर शेयर की, उस वैल्यू को बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसलिए भी बोला जाता है, जब कंपनी सर्टिफिकेट इशू करेगी ना, उस पर लिखेगी कि मैंने 10 रुपये वाले शेयर बेचे हैं, तो सर्टिफिकेट के फेस पर जो वैल्यू लिखी जा रही है दैट इज फेस वैल्यू। जैसे किसी के फेस पे वैल्यू लिख दी, फेस वैल्यू, और इसी वैल्यू को पार वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इशू प्राइस। इशू प्राइस अलग होता है। इशू प्राइस में ना आपका गुडविल अमाउंट शामिल हो जाता है। किसी कंपनी की कितनी वैल्यू है, मान लो शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये, लेकिन उस कंपनी की मार्केट में अच्छी खासी पहुंच है, तो 10 रुपये का शेयर हमेशा ही महंगे प्राइस में बिकता है मार्केट में। कभी आपका 80 रुपये भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150, 200, 250, 500, 600, 700, हज़ारों में शेयर बिकते हैं, 1000 रुपये का एक शेयर। तो वो क्या होता है? वो आपका इशू प्राइस होता है, ठीक है जी। तो उसका वैल्यू क्या बोलेंगे अपना? इशू प्राइस। सो इशू प्राइस आपका काइंड ऑफ मार्केट प्राइस बोल सकते हैं, जो मार्केट के सेंटीमेंट से जुड़ कर निकलता है। फेस वैल्यू लिमिटेड होती है, फिक्स रहती है हमेशा, वो फिक्स वैल्यू है आपकी। मार्केट प्राइस जो इशू प्राइस है आपका, वो फ्लक्चुएट कर सकता है एज पर द डिमांड एंड द सप्लाई, ठीक। आगे क्या है हमारे पास? आगे है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू जो बुक्स में है, ठीक। नॉर्मली यही पता है हमें, बुक वैल्यू जो बुक्स की वैल्यू होती है। अब इसके अंदर क्या होता है बुक वैल्यू के लिए? अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी की बुक वैल्यू क्या है? अब एक कंपनी में क्या होता है? या तो संपत्ति होती है या उसके पास लायबिलिटी होती है। तो इक्विटी की बुक वैल्यू क्या हुई? कंपनी की टोटल संपत्ति काउंट कर लो कितनी है, यानी कि टोटल एसेट्स। उस एसेट में जो बाहर वाले लोगों का पैसा चुकाना है वो सारा चुका दो, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। लिख लो, बुक में नहीं है। जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ना, ये तुम्हारी बुक्स में नहीं है। जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है वो लिख लेना, ठीक है। क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। बाहर वाले लोगों का पेमेंट कर दो, बाकी किसका बच गया? ओनर्स का बच गया। तो ओनर्स का पैसा ये कहाँ से निकला? ये एज पर द बुक्स निकला। बुक्स में जितनी एसेट आपने लिखी हुई थी, भाई एक चिट्ठे पे लिख रखा होगा ना आपने, मैंने इतने की संपत्ति खरीदी, इतने की संपत्ति खरीदी, इतने की संपत्ति खरीदी, इसको इतना देना है, उसको उतना देना है, इसको इतना देना है।
तो सारी चीज़ कितना आपको देना है और कितना आपको लोगों से लेना है। तो जो चीज़ हमें लेनी होती है, जो चीज़ हमारा अधिकार होता है, वो होती है हमारी संपत्ति, एसेट्स में आ जाएगी। तो टोटल एसेट अपनी कैलकुलेट कर लूँ, जो लोगों को देना है, जो कर्जा हमारे ऊपर है, वो हो जाएगा हमारी लाइबिलिटीज़। तो जितना बाहर के लोगों का कर्जा है ना, वो माइनस कर दो। तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, जो पैसा बचेगा वो पैसा होता है हमारा नेटवर्थ। एक और नाम होता है उसका नेटवर्थ। नेटवर्थ बोले तो कंपनी की टोटल वैल्यू आज के डेट में ये है, बाकी तो कर्जा था, कर्जा हमने माइनस कर दिया। तो कर्जा काटने के बाद जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू को बोला जाता है नेटवर्थ। और ये नेटवर्थ ही होती है बुक वैल्यू फॉर द इक्विटी। तो जहाँ पर आएगी बुक वैल्यू मतलब आपकी नेटवर्थ की बात कर रहा है, ठीक है। चले आगे। आगे है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू है। आगे है क्या आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो आप अपने अंदर से कैलकुलेट करते हो, इंटरनल मेजर्स के साथ आप कैलकुलेट करते हो। आगे है आपकी स्टॉक मार्केट वैल्यू। जो कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं उनके शेयर कहाँ बिकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे। तो स्टॉक एक्सचेंज जब रेगुलरली सेल परचेज करता रहता है ना, तो उनकी खुद की वैल्यू अपने आप बनती रहती है। तो वहाँ से जो मार्केट की वैल्यू आती है वो कौन सी है आपकी, स्टॉक मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कैपिटल थे, कुछ वैल्यूज़ थी। क्या ये वैल्यूज़ पता चल गई किस वैल्यू का मतलब क्या है। आगे चलिए आगे क्या बोलता है। नॉर्मली अ कंपनी इज स्टार्टेड विद इक्विटी फाइनेंस। पहला सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है हमारा, इक्विटी। तो इक्विटी कहाँ से मिली, ओनर से या फिर प्रमोटर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर ऑफ द कंपनी मतलब वो लोग जिन्होंने पहली बार कंपनी को बनाने की योजना बनाई होगी, हिस्सा लिया होगा। आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ, जब कंपनी में ग्रोथ हो जाती है, यानी कि जब अपना बिजनेस बढ़ जाता है तो हमें और पैसा चाहिए। छोटा बिजनेस कम पैसा, बड़े बिजनेस पैसा 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 ज़्यादा पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आए, पैसा आप ले सकते हो इक्विटी से भी, पैसा आप ले सकते हो लोन से भी। अब इक्विटी से ले सकते हो तो यानी कि मार्केट में शेयर बेच दो। उसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला मिल जाए। अब क्या पता कोई लोन देने को तैयार हो, तो अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबको ढूंढो, पकड़ो, निचोड़ो, कौन कितना पैसा दे सकता है, ठीक है। तो उन सबको ना कंपनी एक्ट ने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि क्या क्या हो सकते हैं। तो जब हमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तो हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अब ये इन्वेस्टर क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टर एक तो आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके बिजनेस का पार्टनर बनना चाहे या आपके बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहे, या आपको नॉर्मल पैसा दे सकते हैं, या आपके रिलेटिव हो गए, रिलेटिव आपको पैसा दे सकते हैं। मान लो जो दोनों से नहीं आ पा रहा, अब क्या करें, वैसे भी दोस्त और रिश्तेदार किसके काम आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऐसी कैपिटल मार्केट है, एक ऐसे लोग हैं जो नए नए बिजनेसेस को ढूंढते हैं, ऐसे बिजनेस को ढूंढते हैं जिसके पास अच्छा पोटेंशियल होता है कमाने का, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। यानी कि वो नए नए आइडियाज़ ढूंढते हैं जो मार्केट में बिजनेस कर सकता है, तो उसमें वो पैसा लगाते हैं। यानी कि इनके पास पैसा तो होता है लगाने के लिए, लेकिन ये दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और वो भी ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ये भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। आगे है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक यूनिट है, इसे बस एक बार याद कर लो। म्यूचुअल फंड भी आपके शेयर्स में या फिर आपके बॉन्ड्स के अंदर, आपके सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा लगाता है, या फिर और यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, या फिर आपको अगर आपका डिमांड ज़्यादा है और कोई एक इन्वेस्टर आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप एक ग्रुपिंग देख लो। थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग देंगे तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी ना। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लो, या फिर आप क्या करो, सीधा मार्केट में इक्विटी इशू कर दो। जो पीछे इन्वेस्टर्स पड़े आप इनको भी इक्विटी इशू कर सकते हो, और मार्केट में सीधा इशू करोगे तो भी यही लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव या जनरल पब्लिक, यही लोग इन्वेस्ट करेंगे। जनरल पब्लिक के पास जाओगे तो क्या लेके आना पड़ेगा, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करवाया था। अगर पब्लिक से पैसा लेकर आओगे तो क्या चाहिएगा आपको, IPO चाहिएगा। यानी कि मान लो आपकी जो डिमांड है वो आपके फ्रेंड, फैमिली यानी कि क्लोज पर्सन से जरूर पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, अपने बिजनेस को ओपन कर दो। जब अपने बिजनेस को ओपन करोगे तो आपको पब्लिक को ऑफर देनी पड़ेगी। पहली बार पब्लिक से पैसा लिया तो उसको बोला जाएगा IPO। IPO किसी कंपनी को अगर करना है तो कैसे कर सकती है, सीधा जाके पब्लिक से पैसा मांग ले, या बीच में एक रेगुलेटर बैठा है। कौन है वो रेगुलेटर, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या कहेगा, वो कहेगा कंपनी तू तो चतुर चालाक है ही, और मेरी जनता कैसी है, भोली भाली मासूम, तो उनको ठग लेगा।
तो मैं तुझे ठगने की मंजूरी नहीं दे सकता। तुझे क्या करना होगा, तुझे अपने आप को लिस्ट करवाना होगा मेरे पास। मैं तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करूंगा, अगर तू सही हुई तेरी लिस्टिंग कर दूंगा और फिर तू आगे मेरी मासूम जनता के पास जा सकती है। उनका पैसा डुबाना नहीं है, यानी कि उनके पैसे की एक्स्ट्रा केयर आपको करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी के पास लिस्ट होना पड़ेगा। जो कंपनी बिना सेबी के लिस्ट होकर आईपीओ लाने चाहती है वो ला ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आईपीओ तो आपको लाना ही पड़ेगा। सो आईपीओ इज द ऑफर ऑफ शेयर विच द कंपनी मेक्स टू द जनरल पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। चलो जी, एक कंपनी पहली बार पब्लिक को ऑफर कर चुकी है। मैं मान लेती हूँ कि निकिता लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी। अब निकिता लिमिटेड को एक और पैसे की ज़रूरत है, इसको एक नया बिजनेस खोलना है, अभी लिस्टेड है। अब इसको चाहिए दोबारा जनता से पैसे ले लेती हूँ, क्या लेकर आएगी, आईपीओ या एफपीओ? एफपीओ। आईपीओ बस एक बार ही आता है, किसी कंपनी के जीवन काल में एक ही बार आता है। जैसे हम एक ही बार पैदा होते हैं ना, तो वैसे आईपीओ भी एक ही बार आता है उसका। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होते हैं। जैसे कि कोई भी एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो वो पहला वो ही रहता है, उसके बाद तो बाकी क्या होते हैं, आते रहते एक्सपीरियंसेस। तो वो फॉलो ऑन एक्सपीरियंसेस है। दोबारा पब्लिक को ऑफर दिया तो क्या है, वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है। इज मच मोर ऑफर इन फ्यूचर टू द पब्लिक, यानी कि दोबारा से जब आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो हमेशा आप क्या लेकर आओगे, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर्स, याद हुए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। ठीक है, ये बेस क्लियर हुआ इक्विटी कैपिटल का। ठीक है, चलिए आगे चले। आगे क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ इक्विटी कैपिटल में ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, राइट्स, वेट, सारे टर्म्स क्लियर है। अब दोबारा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या बोलता है, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी अपने कार्यकाल में इशू कर सकती है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी है फॉर विच अ कंपनी कैन इशू। द कंपनी कैन इंक्रीज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मान लो कंपनी की क्षमता बढ़ती है तो कंपनी अपना वो काम बढ़ा सकती है, धीरे धीरे अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है, अपनी मैक्सिमम अवधि को इंक्रीज किया जा सकता है अगर कंपनी को चाहिए। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि हाउएवर for that we need to comply with some formalities, may also have to pay some fees like legal bodies। ठीक है, अगर आपको अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ानी है, आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है, अगर कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है तो उसको अपने रेगुलेटर से बात करनी पड़ेगी। लीगल बॉडी यहाँ पर आपका एमसीए है, आरओसी है। एमसीए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। लिख लेना लीगल बॉडीज के बगल में एमसीए या फिर आपका आरओसी। एमसीए और आरओसी, एमसीए के नीचे काम करता है आरओसी। ठीक है, तो उनको कुछ फीस देकर एक फॉर्म फाइल करना होगा कि सर ऐसा है, अब हमारी कंपनी बड़ी होती जा रही है, हमें अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है। क्योंकि जब आप बार बार पब्लिक से पैसा मांगोगे तो कितना पैसा मैक्सिमम मांग सकते हो, जितना ऑथराइज आपको पावर देता है। अब ऑथराइज वाला सारा पैसा आप मंगवा चुके हो, मान लो 1 लाख की कैपिटल थी आपकी, 1 लाख आप मंगवा चुके हो, 1 लाख शेयर आप इशू कर चुके हो, अब और पैसा चाहिए तो भैया पहले अपनी लिमिट बढ़वाओ, उसके बाद ही आप मंगवा सकते हो। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल में और पेड अप शेयर कैपिटल में फ़र्क हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऑथराइज्ड क्या है, मैक्सिमम अमाउंट, और पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, वो अमाउंट जितना हमने लोगों को इशू किया था और फिर लोगों ने उसके बदले पे भी किया है, यानी कि पे जितना हुआ है ना, वो होती है हमारी पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल या तो ऑथराइज्ड कैपिटल से कम होगी या उसके बराबर होगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। नीचे जितनी भी कैपिटल लिखी हुई है ना, वो या तो ऑथराइज्ड के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी, उसके ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा आएगी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। आगे क्या है हमारे पास, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल मतलब जो हम इशू कर चुके हैं, यानी कि जो हम अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर कर चुके हैं कि तुम इतना हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो ऑफर्ड कैपिटल इज हमारी इशूड कैपिटल। उसके बाद क्या है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जब हम इशू करते हैं तो सामने वाला बंदा हाँ ना करता है, आनाकानी कर रहा है, मतलब जितने की उसने हाँ भरी उतना उसने एक्सेप्ट कर लिया, जितना उसने एक्सेप्ट किया मतलब उतना उसने सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वही है, जितना पेमेंट कर दिया उतना आपका पेड अप कैपिटल के अंदर आ जाएगा। राइट शेयर मैंने आपको करवा दिए थे, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। स्वेट इक्विटी जो अपने एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के अंदर आपके डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए पसीना बहाया, और पसीना कैसे बहाया, ऐसे नहीं धूप में जाके खड़े हो गए थे। उन्होंने कंपनी को कुछ नो हाउ, कुछ नई नई टेक्निक्स, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि कंपनी को कोई अच्छी एसेट बनाकर दी है। मतलब मान लो जिस बंदे ने मैगी का मसाला बनाया होगा, मैगी की कंपनी तो खुश है ना उससे, उसका मसाला आज तक बड़ा अच्छे से बिक रहा है, और जब जब अपग्रेडेशन होता है तो वो और अच्छी सेल लेकर आता है।
तो कंपनी के लिए तो फायदा किया उसने, यानी कि वो नो हाउ बनाने के लिए कंपनी को उसको रिवॉर्ड तो देना चाहिए ना। तो जब ऐसे लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसे बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक, चलो जी, स्वेट बहुत हो गया। अब करते हैं प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कौन से थे हमारे जिन्हें प्रेफरेंस मिलता है? डेफिनेशन भी यही है, those are preferred stock as share of the company stock which dividends that are paid out of the stakeholder before common stock, यानी कि कॉमन वालों को जब मिलेंगे उससे पहले उनको मिलने चाहिए। इफ द कंपनी एंटर्स बैंक्रप्सी, कंपनी दिवालिया होने जा रही है, यानी कि अब कंपनी के पास पैसा बचा नहीं है, जितना पैसा है उतना लोगों में बांटना ही है जिनको वो मिलना चाहिए। तो जब पैसे मिलने की बारी आएगी तो भी प्रेफरेंस को पहले पैसा मिलेगा एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी को तो सबसे आखिर में मिलता है, डिविडेंड बटेगा तो भी प्रेफरेंस को पहला मिलता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे इसके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं हमारे पास। कुछ टाइप्स क्या हैं हमारे पास? फर्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव, अगला है नॉन क्यूमुलेटिव, अब है आपका रिडीमेबल। पहले इररिडीमेबल भी होता था बट अब प्रेफरेंस का रिडम्पशन होना ज़रूरी है क्योंकि इन्हें हर चीज़ की प्रेफरेंस मिलती है, तो प्रेफरेंस में पेमेंट पहले तो करना ही है, तो इनका पेमेंट अब काफ़ी पहले किया जाता है। इनका टेन्योर फिक्स होता है कि इस फिक्स टेन्योर के बाद आपको आपका पेमेंट रिडीम करना होगा। अब इररिडीमेबल जैसी कोई टर्म नहीं होगी। अगला है आपके पास पार्टिसिपेटिंग, उसके बाद है नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिर है कन्वर्टिएबल, देन है नॉन कन्वर्टिएबल। अब शुरू करेंगे हम अपने क्यूमुलेटिव वाले पार्ट से। आज हम क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव सिर्फ ये दो ही डेफिनेशन कवर करेंगे। क्यूमुलेटिव वाला पार्ट क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो अपना पिछला पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, यानी कि पिछले मान लो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, लॉस था या कुछ भी था, और फिर वो क्या करेंगे, उतना डिविडेंड उन्हें मिलना चाहिए था तो वो उसे इकट्ठा करते रहेंगे। जब भी कंपनी के पास पैसा आएगा पहुंच जाएंगे भी हमारा इतना इकट्ठा हो चुका है। So preference share dividend is payable to if the company earns adequate profit. However, cumulative preference share carry additional features which allow preference share to claim unpaid dividends of the year in which dividend couldn't be paid due to insufficient profits. इसमें कौन सा डिविडेंड इंक्लूडेड है? जो पे किया गया था। क्यों? क्योंकि ऑफिस की सर के पास तो क्या बोलता है क्यूमुलेटिव के अंदर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो अपना पुराना पिछला सारा हिस्सा मांगने आ जाएंगे। भाई उस टाइम पेमेंट नहीं था ना तुम्हारे पास, इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, तुमने हमें पेमेंट नहीं किया था, लाओ अब दे दो। अब कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया है, तो ये राइट अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हो तो आपने कैसे शेयर इशू किए हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये अपने आप से नहीं राइट इनको मिलते, कंपनी इशू करती है। जब कंपनी ने आपको वादा किया था तो ठीक है भाई, आप वादा निभाओ। वो इक्विटी के पास नहीं होता, तभी तो उसके टाइप्स नहीं पढ़े हमने ऐसे वाले। उसके भी हालांकि कुछ टाइप्स होते हैं बट वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, वो तुम्हें एडवांस लेवल में ही कराएंगे। ठीक है, ये तो आपके +2 में ही आ जाते हैं, जो बच्चे +1 +2 में पढ़ के आते हैं। ठीक है, आगे क्या है आपके पास? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो कि इकट्ठे नहीं होते, यानी कि उनको कोई राइट नहीं मिलता अपने बैलेंस को लेने का। जिस साल मिल गया मिल गया, जिस साल नहीं मिला नहीं मिला। बस इनका बेनिफिट क्या है? जब भी मिलेगा इक्विटी से पहले मिलेगा। बस इसे इतना प्रेफरेंस होता है कि जब भी शेयर डिविडेंड बांटा जाएगा तुम्हें इक्विटी से पहले देंगे, यानी कि द होल्डर ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर विल गेट प्रेफरेंस डिविडेंड इफ द कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी के पास प्रॉफिट होगा, कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो ही तुम्हें पहले मिलेगा, वरना तुम्हें कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऊपर वाले क्या है? ऊपर वाले को तो राइट दे दिया भैया, हमें प्रॉफिट हो या ना हो तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड मिल जाएगा। तो इक्विटी को मिले ना मिले, प्रेफरेंस को तो मिलेगा ही मिलेगा, और जब भी मिलेगा इन्हें पहले मिलेगा और इकट्ठा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसको आपको पढ़ना है लाइन टू लाइन। ठीक है, हाँ परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं या फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि इतना तो मिलना ही था आपको, फिक्स रेट बता देते हैं कि इतना तो डिविडेंड आपको मिलेगा, ज़्यादा देगी तुम्हारी इच्छा, किसी भी बेस पे फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इतना आपको अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना है, आगे से फिर कल स्टार्ट करेंगे, कल के लेक्चर में। थैंक यू।